नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एटलीस्ट पहले पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करने के बाद लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। 41 नंबर क्वेश्चन है। अब इससे पहले 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। स्टैटिक जीके का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको सारा पार्ट मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं तो मैं हिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें हर पार्ट को अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय को। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ इस प्रकार है, ठीक है। देखिए, एक मिनट स्लाइड को पीछे ले लूँ। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। पहली युद्ध में हर्ष की पराजय हुई थी, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला ये जो युद्ध था ये अंतिम युद्ध नहीं था, ठीक है। 643 ईस्वी, पहला तो 34 में हुआ। अब दूसरा देखिए कब हो रहा है कि 643 ईस्वी में हर्ष का को गोद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला लिया, ठीक है। कहने का मतलब यह था कि हर्ष जब पहले युद्ध में 634 में तो वो हार चुका था, लेकिन उसने अपने बदला लेने के लिए फिर से एक बार आक्रमण करता है 643 ईस्वी में, और उस युद्ध में हर्ष की जीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में है कि कार्ले गुफा मंदिर। ऑप्शन बी है खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन। ऑप्शन सी है बाघ गुफा और ऑप्शन डी है बादामी गुफा मंदिर। अब देखिए, इसके बारे में जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कार्ले गुफा मंदिर जो है ये हीनयान के समय का काल है, ठीक है। तो इसका यानी कि देखिए कैसे मिलेगा, ए का सी में जाएगा ना। इसके बाद खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन, ये जैन का है। ये क्या है, यानी कि बी जो जाएगा वो जैन से संबंधित है, जैन में चला गया। तो हमारे पास 2 तो मिल गया, पहला तीसरा ऑप्शन, दूसरा चौथा। इसके बाद हम चलते हैं बाघ गुफा। तो बाघ गुफा जो है वो बाघ गुफा महायान के समय का है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। ऑप्शन पे हमारे पास हमें मिल चुका है 3 चीज मिल चुका है। 3 जब मिल गया तो चौथा तो की तो कोई जरूरत नहीं है। पहला में हमारे पास तीसरा मिला था। चलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन फिर लास्ट में जो है उसमें 2 में मिल रहा है। इसके बाद फिर ऑप्शन बी में चौथा, तो चौथा भी मिल रहा है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। चलिए डिटेल्स पे चलते हैं। डिटेल्स है, देखिए, कार्ले गुफा मंदिर हीनयान यह कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। इसे श्रावक यान भी कहा जाता है। देखिए आ गया ना, गुफा का संबंध किससे हुआ, हीनयान से, धर्म से संबंधित है। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन जैन धर्म से संबंधित है, दूसरा भी मिल गया। खंडगिरी उड़ीसा पर खारवेल ने जैनों के लिए मठ बनाए थे। अब बाघ गुफा जो बौद्ध यानी महायान धर्म से संबंधित है, और बादामी के चालुक्य पुलकेशिन प्रथम ने 543 से 656 ईस्वी में शैव मंदिर का निर्माण कराया था। तो सारा डिटेल्स आपके पास है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़
मेरे चैनल के माध्यम से अगर आपको लगता है एनालिसिस करने के बाद कि कुछ सीखने को मिल सकता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधवाचार्य। नहीं, शंकराचार्य होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। शंकराचार्य, मैंने बोला ना शंकराचार्य, थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है तो लगता है ऑप्शन बी, शंकराचार्य। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। इन्हें बुद्ध मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना, जबकि रामानुज मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति को समाधान माना। देखिए, एक जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार मानते हैं तो दूसरा भक्ति को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है गौड़िय। अब गौड़िय बंगाल का प्राचीन नाम क्यों था? थोड़ा सा डिटेल्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। देखिए आ गया ना, गुड़ का यहाँ पे निर्यात बहुत ज़्यादा होता था, इसके वजह से इसे गौड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोरवाट कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। ठीक है। कहाँ पे? कंबोडिया, यानी ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अंकोरवाट कंबोडिया में स्थित है। यहाँ का विष्णु मंदिर, जिसका निर्माण 1125 ईस्वी में कंबोडिया के शासक सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक उत्कृष्ट रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिसे आप रोक नहीं सकते, जैसे हिचकी आना। ठीक है, अभी मेरे को हिचकी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है जीवन के चरणों से। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, है ना। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25 से 25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई, जो इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। अब 100 वर्ष कहाँ जीते हैं लोग, लेकिन फिर भी देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा गया है कि आप 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करते हैं। 25 साल से 50 साल होते हैं तो गृहस्थ आश्रम को आप पालन करते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल और सन्यासी आश्रम 75 से 100 साल। तो ऐसे भी उस अवस्था में सन्यासी के सिवा और ऑप्शन क्या रह जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली जगह में है। कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला में। ठीक है। अब इसके डिटेल्स देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला पाक के रावलपिंडी में स्थित है, जहां जीवक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है। ये भारत का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि तक्षशिला में चाणक्य शिक्षा के रूप में कार्य किया। सॉरी, यहाँ पे डबल टाइपिंग हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त 414 से लेकर के 454 ईस्वी सन तक द्वारा 436 ईस्वी सन में किया गया। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी द्वारा 1199 से 1202 ईस्वी के पूर्वी अभियान के दौरान किया गया था। तो देखिए एक क्वेश्चन बन के आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है
डिटेल्स पढ़ा है हम लोगों ने कि बख्तियार खिलजी ने कब किया था, तो 1199। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन छुपा रहता है, उसको आप इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीनियों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा डिटेल्स देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज की कला की खोज चीनियों ने किया। इससे पूर्व मिस्र में पेपररस नाम के पौधे से कागज बनाया जाता था। भारत में कागज के रूप में भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था। भारत में भी था लेकिन भोजपत्र के रूप में किया जाता था। अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है। देखिए स्टैटिक जी के कोरिलेट हो रहा है। चीन में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। चाय का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुई थी। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। प्राचीन भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन बन के आता है ना कि पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप जानते रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास, ठीक है। यह फैमिलियर क्वेश्चन है। अब इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ से जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास को हड़प्पावासी सिंडन कहा जाता था, इसीलिए सिंडन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जौ यानी यब इसका प्रमुख खाद्यान्न था। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि, ठीक है। उस समय लोग कृषि ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट। अब इनके बारे में डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है कि हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र को राजा का भारत में प्रथम रचरित माना जाता है। प्राचीनतम भारत की पुस्तक वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण को माना जाता है। वाल्मीकि द्वारा प्राचीनतम पुस्तक की बात करें तो वाल्मीकि ऋषि को भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। व्यास मुनि को महाभारत का मूल रचयिता कहा जाता है। एक श्लोक है ना कि वेद व्यास द्वारा रचित है महाभारत उपन्यास, ठीक है। पुराण के भी मूल रचयिता व्यास मुनि को ही माना जाता है। पुराण के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। वर्तमान पुराण का मूल रूप गुप्त काल को माना जाता है, कुछ उसके बाद भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने निम्न में से किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने, एक मिनट एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा अलग से बता दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी ने ही दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते चलिए, ठीक है। इसके बाद है स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार की नीति को क्या करना था? नाकाम करना था। इसके बाद है नेहरू रिपोर्ट का संबंध भारतीयों द्वारा भारत के लिए संविधान बनाने का प्रथम प्रयास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान समिति बनाई गई और इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण यह सफल हुई थी और उसी का नतीजा आज हम सब झेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 20, ठीक है।
देखिए 20वीं शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ। उदारवाद के उदय में जॉन कॉक, हॉब्स, मिल, बेंथम आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। ये क्वेश्चन बन के आता है जब आप हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, उदारवाद आर्थिक क्षेत्र 1970 के दशक में 1970 के दशक में आई विश्व राजनीतिक के पटल पर। भारत के आर्थिक उदारवाद 1991 ईस्वी में राव मनमोहन मॉडल के रूप में पूर्ण रूप से आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल संबंधित अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व व माध्य नंदिनी से संबंध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगम। देखिए, भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं जिन्हें आगम कहा जाता है। ये अर्ध मगधी प्राकृतिक भाषा में है। इन्हें आचारांगादि 12 अंगों में संकलित किया गया है जो द्वैध संग आगम कहे जाते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्यों की भांति जैन आगम भी पहले श्रुत रूप में ही थे। इतना तक आप रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल कब से कब तक था? तो 380 से 413 तक गुप्त वंश का राजा था। सभी गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहां पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयाग में। प्रयाग, वही प्रयाग जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, फिर उसका नाम 2019 में बदल करके प्रयागराज रखा गया। ठीक है, प्रयाग के आत्मघात करने वाले को पुराणों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो योगी गंगा यमुना के संगम पर आत्महत्या करके स्वर्ग को प्राप्त करता है वह पुनः नरक नहीं देख सकता। ओ माय गॉड, ऐसा कहा जाता है। प्रयाग में वैश्यों और शूद्रों के लिए आत्महत्या व्यवस्था की स्थिति में यदा कदा ही मान्य थी, किंतु ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा आत्म आग्नेयाहुति दिया जाना एक विशेष विधान के अनुसार उचित था। तो ये सही नहीं है, ये अंधविश्वास है। इसे और क्या कहेंगे, मतलब अपने प्राण की आहुति देना, ये क्या अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। ठीक है, तो जो मत है पहले के लोगों का, जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में श्रेष्ठ दत्ती किस नदी को कहा जाता है? दृष्ट दत्ती किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घग्गर नदी को दृष्ट दत्ती के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में घग्गर नदी का पुराना नाम दृष्ट दत्ती था। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा चैनल का लोगो है, पोस्टर लोगो, पढ़ता है भारत, जहां मैं कंप्लीट तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं, बस आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है।
आप कंटेंट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में सुझाव अपना ज़रूर दीजिए कि क्या मैं इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पा भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 2। अब देखिए कैसे 1 और 2 कैसे है, ये सही है। हड़प्पा शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 1 मिनट ब्रश ले लूँ, ये बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर है। देखिए डिटेल्स है, डिटेल्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बड़ा क्वेश्चन टाइप हो गया है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना 321 ईस्वी ईसा पूर्व के चंद्रगुप्त मौर्य ने की। दूसरा है मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाड्यम में मिलता है। तीसरा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। और चौथा है कि अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। तो उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी जाना चाहिए, केवल 1, 2 और 3। देखिए चौथा ऑप्शन पे अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेखों में से अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त सेरुकुल अभिलेख अरामेइक तथा यूनानी दोनों में है। अतः कथन 4 गलत है, अन्य सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है ये स्लाइड। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।